जी। आज हमने वो सारी चीजें वाइंड अप करनी है। हमने प्राइमल प्रॉब्लम से स्टार्ट लिया था और डुअल पे एंड कर रहे हैं। तो आप अगर अपनी प्रॉब्लम प्राइमल प्रॉब्लम को देखें, प्राइमल प्रॉब्लम में ये हमने मॉडल किया हुआ है रेडी मिक्स, और रेडी मिक्स में हम इस मॉडल के तमाम कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये आपका, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखें, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था, बताइएगा इसके बारे में। ये डिस्कस हो चुका है ना, ये स्पेसिफिकेशन और इससे जो मॉडल है। और हमने, आपको याद होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ये किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट बताएगा? यस सर, हो चुका है। यस सर। कि आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो टर्म है, ये टर्म आपका है प्रॉफिट ऑन एक्सटीरियर पेंट, और ये जो टर्म है ये है प्रॉफिट ऑन इंटीरियर पेंट, और ये आपकी टोटल प्रॉफिट है। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 और x2, वो है अमाउंट ऑफ एक्सटीरियर, और ये है अमाउंट ऑफ इंटीरियर। इन डिसीजन वेरिएबल से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था, और इन कंस्ट्रेंट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि आज का लेक्चर जो है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डुअल, वो इन्हीं कंस्ट्रेंट्स पे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे बेस कर रहा है। इस कंस्ट्रेंट को अगर आप देखें, इस एंगल से इसको देखना है, ये 24 टन्स अवेलेबिलिटी है M1 रिसोर्स की, रॉ मटेरियल है M1, जो कि दोनों पेंट्स में यूज हो रहा है। आपके एक्सटीरियर पेंट में भी ये यूज हो रहा है M1, और इंटीरियर पेंट में भी M1। तो M1 एक रॉ मटेरियल है, एक रिसोर्स है जो यूटिलाइज हो रही है दोनों पेंट्स के अंदर। कितनी कितनी यूटिलाइज हो रही है? ये 6x1, ये M1, इतनी अमाउंट M1 की इसके अंदर यूज हो रही है। और ये क्या है? एक्सटीरियर पेंट। तो हम कह सकते हैं एक्सटीरियर पेंट की एक यूनिट 6 टन्स। ये आपको स्पेसिफिकेशन लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो x1 टन्स एक्सटीरियर पेंट में कितना M1 यूज होगा? 6x1। ये जो आपके पास ये टर्म है, तो 1 टन इंटीरियर पेंट, x2 इंटीरियर पेंट के लिए, तो 1 टन यानी यूनिट, जो इसकी एक यूनिट में 4 टन्स M1 मटेरियल यूज हो रहा है, और 4x2 क्या है? ये आपकी है जो M1 यूज हो रहा है इंटीरियर पेंट के अंदर। तो मैं कह सकता हूं ये M1 की यूजेज एक्सटीरियर में है, ये M1 की यूजेज इंटीरियर में है। तो टोटल यूजेज है M1 की दोनों पेंट्स के अंदर 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24। तो ये 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखना है कि ये 24 टर्म्स जो अवेलेबल है और ये यूजेज है। इसी तरह ये M2 से रिलेटेड है, ये M2 की अमाउंट एक्सटीरियर पेंट में, ये M2 की अमाउंट इंटीरियर पेंट में यूज हो रही है, और टोटल अवेलेबिलिटी इंटीरियर पेंट की क्या है? 6 टन्स। ये आपकी दो कंस्ट्रेंट्स मार्केट डिमांड्स की हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक है ये इन रिसोर्सेज से ही अंडरस्टैंड हो जाएगा ये क्या चीजें। तो आप देख सकते हो, उसी को अगर हम अप्लाई करें तो मार्केट डिमांड्स के ऊपर भी हम देख सकते हैं। तो आप, मैं कह सकता हूं, आप इस मॉडल के हर एक कंपोनेंट को जानते हो। x1 डिसीजन वेरिएबल फॉर, मैं जरा शॉर्टली बता रहा हूं, डिसीजन वेरिएबल ऑफ एक्सटीरियर, डिसीजन वेरिएबल ऑफ इंटीरियर, मींस अमाउंट ऑफ एक्सटीरियर और अमाउंट ऑफ इंटीरियर, और ये अननोन है क्योंकि यही फाइंड आउट करनी है ऑप्टिमल, इसलिए x1 और x2। 5x1 का भी आपको पता है, 4x2 का भी पता है आपको, इस कंस्ट्रेंट का भी पता है, ये रिलेटेड टू रिसोर्स M1 है, रॉ मटेरियल M1। इस कंस्ट्रेंट का भी आपको पता है, ये रॉ मटेरियल M2 की रिसोर्स है। और इवन इन टर्म्स का भी आपको पता चल गया, ये टर्म क्या है, ये टर्म, ये सारी टर्म्स, और ये राइट हैंड साइड में ये मार्केट डिमांड्स, और ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स हैं कि ये पॉजिटिव होने चाहिए दोनों वेरिएबल्स। तो
तो आपको प्राइमल जो हमारा सेशन था जो मिड के बाद तक जारी रहा, उसमें हम इसका कंप्लीट बिहेवियर देख चुके हैं कि प्राइमल प्रॉब्लम होता क्या है। उसके बाद हमने ड्युअलिटी स्टार्ट की। तो ड्युअलिटी में इसका जो डुअल बनाया था, डुअल के बारे में सिर्फ हम इतना जानते हैं कि ये इसका डुअल है, जबकि इनके बारे में ये नहीं हमें पता कि ये वेरिएबल्स क्या है। तो आज हम इन वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि जैसे ये डिसीजन वेरिएबल्स का हमें पता है, ये है अमाउंट इन टन्स ऑफ मटेरियल ऑफ एक्सटीरियर पेंट, ये है अमाउंट इन टन्स ऑफ इंटीरियर पेंट। तो इन दोनों वेरिएबल्स का प्राइमल का हमें पता है, लेकिन ये जो डुअल वेरिएबल्स हैं और ये जो कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे हैं, इसके बारे में हमें इल्म नहीं है। तो आज का लेक्चर हमने, अगर हमें ये भी पता चल जाए कि ये क्या चीजें हैं, इट मींस आपको प्राइमल और डुअल दोनों बिहेवियर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक ये चीज हमने आज के लेक्चर में करनी है कि ये डुअल होते क्या हैं। दूसरी बात, स्टार लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं डिसीजंस, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम ये जो स्लैक वेरिएबल्स हैं, इनको मैंने कहा था आप इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि हमारा रिजल्ट है डिसीजन वेरिएबल्स। वहीं से हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कितनी बनानी है और प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा। जी में भी कोई स्लैक वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम इनको उस वक्त इग्नोर कर रहे थे और मैंने कहा था इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वो टाइम अब आ गया है कि आज हम इन स्लैक वेरिएबल्स के भी बारे में जानेंगे, ये है क्या चीजें। तो दो चीजें हमने आज एड्रेस करनी है। टॉपिक तो हमारा इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डुअल है, लेकिन हमने देखना है कि ये जो डुअल वेरिएबल्स हैं ये आज मैच्योर हो जाएंगे और इवन स्लैक वेरिएबल्स के बारे में भी हम जान लेंगे ये क्या चीज है। जी, क्लियर हो गया आज का टॉपिक क्या करना है हमने? यस सर। मुझे लास्ट 10 मिनट्स भी ये हो सकता है टॉपिक जल्दी खत्म हो जाए। लास्ट 10 to 15 मिनट्स हमने डिस्कशन करनी है। थोड़ी सी आपकी जो असेसमेंट्स हैं उनकी जो वेटेज है उसमें यूनिवर्सिटी की पॉलिसी आई है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस रिक्वायर्ड है, वो इस लेक्चर के एंड पे हम डिस्कस करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, नोट कीजिएगा, हमने जब प्राइमल प्रॉब्लम लिया और डुअल कन्वर्ट किया, तो ये मैंने एक साथ इनके साथ एसोसिएट कर दिया था डुअल वेरिएबल। तो इन वेरिएबल्स को हमने क्या कहा था, आपको याद होगा, डुअल जब हमने स्टार्ट लिया तो आई थिंक थर्ड लेक्चर में हमने इन वेरिएबल्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था कि ये है, आई थिंक सेकंड लेक्चर है, हाँ सेकंड लेक्चर है, कि ये मल्टीप्लायर्स है। तो उस वक्त तक हम सिर्फ मल्टीप्लायर्स की हद तक इसको मैच्योर किया था। तो आज हमने मल्टीप्लायर्स से एक स्टेप आगे जाने कि डुअल वेरिएबल्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लायर्स क्या है, तो ये डिस्कशन है आज की। अब नोट कीजिएगा, मैंने M1 रिसोर्स पिक की, ये देखिएगा M1 रिसोर्स। तो मैंने M1 रिसोर्स के ऊपर ही कुछ वर्किंग करनी है। तो माइंड में रखिएगा, ये M1 रिसोर्स आपको पता होनी चाहिए। ये M1 रिसोर्स में ये 24 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी बताइएगा। 24 सर अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। हाँ, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है आपकी M1 की। अब देखें, मैंने जब ये मॉडल माइंड में रखना है, एक स्केच माइंड में रखना है, वो ये कि अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की। मैंने आपको स्टार्ट पे कहा था इस ऑपरेशन सच की हैप्पी एंडिंग करनी है, तो जरा साथ साथ रहिएगा और अंडरस्टैंड करना है आपने। बाकी आप जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सब्जेक्ट में, उनके लिए ये एंजॉयमेंट डेफिनेटली होगी और उनको बहुत सी नई बातों को पता चला होगा। जो पास कर रहे हैं सिर्फ पास करने के लिए, ग्रेड लेने के लिए, उनके बारे में तो नो कमेंट। अब M1 रिसोर्स है, मैंने ये अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लान कर रही है। अभी मैं इस स्टेज में, मैंने प्लान किया, कोर टीम को एक प्रोजेक्ट दिया, उनको कहा कि इस तरह से पेंट बनाने, और जो मार्केट डिमांड्स हैं पेंट की वो
ये है, उससे ये कंस्ट्रेंट्स बना ली गई और प्रोजेक्ट में प्लान किया कि 24 टन्स रॉ मटेरियल 2 यूज हो रहे हैं 2 पेंट्स बनाने का प्रोजेक्ट। तो 2 पेंट्स जो बनाने हैं उनमें रॉ मटेरियल M1 और M2 यूज हो रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया कि 20 डेली वो 24 टन्स, जाहिर है उनके पास मशीन रिक्वायरमेंट होगी और दूसरी अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज कुछ लिमिटेशंस होंगी, सबको मिला जुला के उन्होंने प्लान किया इनिशियल प्लान का 24 टन्स उन्होंने M1 लेना है और 26 टन्स उन्होंने M2 लेना है। और उसके साथ उन्होंने जो प्लान बनाया वो ये बना, इस मॉडल को हम रेडीमिक्स मॉडल कहते हैं और ये रेडीमिक्स का जो प्लान बना बाद में उन्होंने इसको सॉल्व करके भी देखा। देखें मैन्युफैक्चरिंग नहीं अभी हुई, सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व किया तो आपको याद होगा X1 आया था 3 टन्स, ये मैंने प्रीवियस ये सोल्यूशन लिखा हुआ है। X1 3 ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, X2 3/2 और ये उसके स्लैक वेरिएबल्स हैं और प्रॉफिट कितना मिलेगा 21। तो ये उनके प्लान का पार्ट है और प्लान को जब उन्होंने मॉडल किया, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाया और उसके बाद उसको जब सिंप्लेक्स से सॉल्व किया तो पूरी पिक्चर टेबल के ऊपर आ गई कि 24,000 प्रॉफिट मिलेगा डेली, ये जो डेली प्लान है। और वो जो 21,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा और आपने मैन्युफैक्चर कितनी करनी होगी एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट, 3 टन्स एक्सटीरियर और 1.5 3/2 1.5 आपने इंटीरियर पेंट बनाना है। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे दिया सिंप्लेक्स मेथड। अब वो प्लान कर चुके हैं, अब प्लान पे अमल दरामद करना है। अब देखना है कि इस प्लान को कैसे, जाहिर है M1 और M2 रिसोर्सेज मार्केट से खरीदने जानी होगी। अब देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग आपको क्या हेल्प कर रही है, आपने मार्केट से अभी कुछ परचेज ही नहीं किया रॉ मटेरियल जो, लेकिन उस रॉ मटेरियल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको अभी टेबल पे आ जाए कि आपको मार्केट से वो कितने का उठाना है, यानी उसकी प्राइस तो कोई ना कोई, देखिए M1 मटेरियल पे मैंने भी बात करनी है, मार्केट में मैंने M1 मटेरियल परचेज करना है, M2 भी परचेज करना है, तो मैं M1 का पहले ही गेस प्लान पहले मैंने बना लिया, प्राइमल प्रॉब्लम को मॉडल भी बना लिया, सॉल्व भी कर लिया, मुझे पिक्चर क्लियर होगी 21,000 प्रॉफिट मिलेगा और मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा कितना एक्सटीरियर पेंट बनेगा और कितना इंटीरियर पेंट बनेगा, ये भी पता चल गया 3 टन्स और 1.5 टन्स इंटीरियर पेंट। प्लान बनने के बाद अब मुझे ये भी देखना है कि मुझे M1 और M2 रिसोर्सेज, M1 और M2 जो मटेरियल है ये खरीदने हैं। एक तो ऑप्टिमाइजेशन इधर मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है, दूसरी ऑप्टिमाइजेशन ये करने लगे हैं कि जो मटेरियल परचेज करना है उस पर भी ऑप्टिमाइजेशन। तो देखें कितना जबरदस्त मेथड है कि आप ऑप्टिमाइजेशन को यूज करते हुए प्रॉफिट लें, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट जो ले सकते हैं वही लेंगे, और ऑप्टिमाइजेशन को ही यूज करते हुए देखें कि मार्केट से कितना मटेरियल किस रेट पे आपने उठाना है और उसमें ऑप्टिमाइजेशन को यूज करना है। ऑप्टिमाइजेशन ये मतलब ये है, एक स्टूडेंट का माइक ऑन है जी, तो कॉस्ट जो आपने पे करनी है रॉ मटेरियल की, उसमें भी आप मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप उस एंड पे भी अपनी सेविंग कर लें, यानी अगर मैं मिनिमम कॉस्ट से उठाऊंगा कोई चीज तो उधर भी मेरी सेविंग हो रही है और मैं ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहा हूं, और जब मैं कोई मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल आउट कर रहा हूं वहां पे भी मैं ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहा हूं। तो देखें दोनों एंड पे ऑप्टिमाइजेशन होगी तो आप खुद अंदाजा करें जो कंपनी बल्क में ये चीजें बना रही है तो वो कितना प्रॉफिट ले रही होगी, वो यानी मैक्सिमम जो वो अचीव कर सकती है गोल वो कर रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट ले रही है और मिनिमम कॉस्ट से वो मटेरियल उठा रही है। तो अब देखें इस प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों एंड पे आपने ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हैं। अब यहां देखें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। आज हमने बात करनी है कि मार्केट से मटेरियल किस प्राइस पे उठाया जाना चाहिए। ये M1 रिसोर्स है, मुझे M1 की यूनिट प्राइस देखनी है कि मेरे लिए क्या है। देखिए मार्केट में आप ऐसी गेस कर लें, मार्केट में जो M1 रिसोर्स है
किसी ने जो वो M1 रिसोर्स सेल कर रहा है, किसी ने $1, ये यहां माइंड में रखिएगा, जो 1 है यानी या 2 है तो वो 2 फिगर है, लेकिन उसको $2 नहीं कहेंगे, $2000 कहेंगे, क्योंकि हमारी यूनिट पूरी 1000 की है, तो इसलिए 1000 का आप मल्टीप्लाई बाय 1000 वाली फिगर हम यूज नहीं कर रहे, जस्ट वो यूज करें। अगर मैं $2 कहूंगा तो इट मींस $2000 है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 5x1 लिखा हुआ है, 5 उसको हम $5 नहीं $5000 है, तो सिर्फ डेटा सिंपल करने के लिए वो उसको लिया हुआ है, और साथ पे पूरे मॉडल के अंदर लिख दिया गया है कि हर चीज को 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा, अब आप ये सिर्फ प्राइस और प्रॉफिट के केस में उस तरह में, बाकी वो टन्स वाली बात नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं कि M1 रिसोर्स एक बंदे के पास मार्केट में है, वो उसको सेल कर रहा है, वो $1 की कहीं से खरीद के लेके आया और $2 में बेच रहा है, या ये कह लें $1000 की लेके आया एक टन, $1000 और $2000 में सेल कर रहा है। ये तो उसकी अपनी है कि 1000 में उसने खरीदी और $1 100% प्रॉफिट के साथ वो सेल करना चाह रहा है, तो चले $1 और 2 ले ले, 1000 को निकाल दे, $1 की वो चीज लेके आया, $2 में बेच रहा है, ये तो वो उसका अपना है प्रॉफिट कि वो बेचना कितने में चाह रहा है। अब मैंने इधर प्लान बनाया, मैंने प्लान बना के देखा कि मेरे लिए M1 रिसोर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी वर्थ क्या है, उसकी मैंने भी प्राइस निकाली। जो ऑर्गेनाइजेशन ये पेंट वाला मॉडल कर रहे हैं, मैंने भी उसकी प्राइस निकाली अपने मॉडल में, और मैं जो प्राइस निकालूंगा उसको प्राइस नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे शैडो प्राइस। अभी आप थोड़ी देर में देख लोगे उसको मैं शैडो प्राइस क्यों कह रहा हूं। वो एक्चुअल प्राइस नहीं है, वो शैडो प्राइस है कि मेरे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे प्रॉफिट में वो कितनी इंक्रीज लेके आएगी, मुझे उसकी मेरे प्रॉफिट में कितनी कंट्रीब्यूशन है M1 की। तो एक यूनिट अगर M1 मैं उसकी गेस कर लूं मैथमेटिक्स के जरिए कि एक यूनिट M1 मेरे लिए प्रॉफिट में, फर्ज करें $3 मुझे प्रॉफिट वो दे रही है, उसकी कंट्रीब्यूशन जी में क्या है $3, तो मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट होगी कि वो चीज M1 मार्केट में मुझे $2 में मिल रही है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट ले रहा है, वो $1 पे उठा के लेके आया, $2 में मुझे बेच रहा है, और मैंने उसको मैथमेटिकली सॉल्व किया। मेरे लिए वो जब मैं पूरा पेंट वगैरह बना लेता हूं तो वो एक टन मुझे $3 की प्रॉफिट दे रहा है, मेरे प्रॉफिट में $3 इंक्रीज कर रहा है, तो मेरे लिए तो उसकी वर्थ $3 है। तो मैं मार्केट में जाऊंगा, मुझे वो $2 में दे रहा है, मुझे वो खरीद लेनी चाहिए या नहीं, बताइए। खरीद लेनी चाहिए। खरीद लेनी चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँगा कि मुझे $3 में ये मेरे प्रॉफिट में ये $3 रेस करेगी, तो मुझे तो $2 में मिल रही है, तो एक तो मैं उधर से प्रॉफिट ले रहा हूँ, मुझे इधर से भी सेविंग हो रही है। और अगर वो मुझे $3.5 में वो सेल करे, फिर मैं क्या करूँगा जी? फिर आप ना ले। फिर वो नहीं लेनी। क्यों? मैं $3.5 में खरीद के और मुझे वो प्रॉफिट $3 इंक्रीज करे, तो मैं अपने बिजनेस को और नीचे लेके जा रहा हूं। इट मींस मैंने वो परचेज करनी है, तो परचेज करने से पहले ही मुझे उसकी वर्थ अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरे लिए इतनी बेनिफिशियल होगी, मैं कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में जाके उसको परचेज कर सकता हूं। तो आज का टॉपिक ये है। और वो जो मैं M1 रिसोर्स की वो जो M1 रिसोर्स उधर से खरीदने जा रहा हूं 1 टन, और जो मैं उसको पे करूंगा ना, वो जो $2 मेरे लिए वर्थ उसकी 3 है, तो वो जो 3 है ना कि मेरे लिए उसकी वर्थ 3 है, यानी मुझे $3 प्रॉफिट दे रहा है, ये है डुअल वेरिएबल, वो मल्टीप्लायर जिसकी आज हम बात करने लगे हैं। कि मैंने जब M1 रिसोर्स की वर्थ निकालनी है, तो आप देखें, आप पहली कंस्ट्रेंट आपकी M1 है, और M1 के साथ कौन सा वेरिएबल है? डुअल वेरिएबल Y1। तो M1 की अगर मैं वर्थ अभी निकाल लूं कि एक यूनिट की कितनी वर्थ है, और अगर फर्ज करें वो $3 निकल रही है, तो मैं कह सकता हूं ये Y1 = 3 होगा।
y1 इक्वल टू 3 मीन ये जो वर्थ है जो मैंने डॉलर्स में निकाली, ये जो शैडो प्राइस है उस रिसोर्स की, ये डुअल वेरिएबल होता है। तो आज आपको डुअल वेरिएबल का पता चल जाएगा कि डुअल वेरिएबल्स होते क्या है। ये एक्चुअली शैडो प्राइसेस है, उस रिसोर्सेज की यूनिट प्राइसेस आप कह लें। तो अभी देखते हैं, मैंने तो ये $3 की assumption ली, जबकि इधर से कैलकुलेशन और है, वो आपको समझाने के लिए था। अब चलते हैं, इसकी वर्थ निकालने के लिए मैंने M1 की कंस्ट्रेंट इधर पिक कर ली, M1 की कंस्ट्रेंट को मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया, और मैं देखना चाहूंगा कि मेरे प्रॉफिट में ये कितनी इंक्रीज लेके आ रही है। तो पहले मुझे ये देखना होगा मुझे पहले कितना प्रॉफिट मिल रहा है। जब मैं ये 24 टन ले रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 21,000। वो आप देख चुके हैं, ऑप्टिमल लेवल पे आप देख चुके हैं कि आपको इस मॉडल के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 21, Z इक्वल टू 21। आप क्या कहोगे, ये जो 24 अमाउंट है, अवेलेबिलिटी है आपकी M1 की, इसमें स्लाइड सी इंक्रीज करके देखेंगे प्रॉफिट कितना रेज होता है। तो मैं इस कंस्ट्रेंट को जो M1 की है, माइंड में रखिएगा ये M1 की है, इसमें स्लाइड चेंज करता हूं, ऐड कर देता हूं एक डेल्टा अमाउंट। डेल्टा एक वेरिएबल ही समझ लें, माइनर सी एडिशन करता हूं इसके अंदर। यानी मैंने M1 रिसोर्स बढ़ा दी और अभी मैंने खरीदी नहीं, मैं गेस करना चाह रहा हूं M1 रिसोर्स को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं, 21 तो मुझे मिल गया है, थोड़ा सा बढ़ाने में मेरा प्रॉफिट कितना इंक्रीज होता है, और जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा वहां से मुझे M1 की वर्थ का पता चल जाएगा। गेस कर रहे हैं क्या करने जा रहे हैं जी? चलें देख लें, अभी अगर नहीं पता चल रहा तो मैं इसके अंदर स्लाइड से इंक्रीज कर रहा हूं। देखें 6x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 24, ये तो पहले थी। अगर मैं इसको ना लूं, 24 ही रहने दूं, तो मेरा प्रॉफिट है 21 इस पूरे मॉडल का। जब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूं कुछ, और इसको दूसरी रिसोर्स के साथ, ये दूसरी के साथ दूसरी एज इट इज ली, यानी M1 उतनी की उतनी है 6 टन, सिर्फ 24 टन में मैंने कुछ ऐड किया। जो मैं करूंगा तो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, ये थोड़ी सी इंक्रीज के साथ और ये वही दूसरी। तो मैंने इनको सॉल्व करने के लिए ये साइमल्टेनियसली इक्वेशंस है, एक को क्रॉस करना है, तो जाहिर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा इधर। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x1 ये 4 हो जाएगा, 4x2 ये 12 हो जाएगा। तो ये देखें सेकेंड 2x1 4x2 12, और ये एज इट इज वही ले ली। तो मैंने ये एज इट इज वही, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये ले लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इधर मैं लिख नहीं सकता था तो मैंने सब्ट्रैक्टिंग इधर लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये ऊपर है यानी नीचे कोई टर्म नहीं है, इसलिए यहां कोई साइन चेंज नहीं होगा। 6 - 2 4x1, ये 4 - 4 क्रॉस हो जाएगा, 24 - 12 प्लस डेल्टा उसी तरह आ जाएगा। तो आप 4 को इस साइड पे ले जाए तो 4 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी, इससे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3, और इधर 1 है तो इस 1 से डिवाइड होगा 1/4। तो x1 आपका ये आया। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं 24 ही लूं, डेल्टा 0 मीन डेल्टा 0, तो मेरे पास x1 कितनी प्रोड्यूस हो रही है एक्सटीरियर पेंट, 3 टन, क्योंकि ये 0 है। और मैं स्लाइड सी इंक्रीज करता हूं, जितनी भी इंक्रीज करता हूं, अगर वो मुझे नहीं पता तो मेरा जो एक्सटीरियर पेंट है कितना इंक्रीज हो रहा है, 1/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। जी ये पॉइंट क्लियर हुआ, बताइएगा। आज रिस्पांस नहीं मिल रहा। यस सर। तो ये इतना इंक्रीज हो गया। हमने देखना है x1 एक्सटीरियर पेंट का तो पता चल गया। अगर डेल्टा अमाउंट आप ऐड करोगे M1 रिसोर्स में तो आपका x1 ये इतना इंक्रीज हो जाएगा, और आपका x2 क्या होगा, यही x1 आप इनमें से किसी एक में पुट कर दें
और x2 निकाला जा सकता है, तो यही दूसरी इक्वेशन लें, ये ले ली x1, ये वाली वैल्यू x1 की जगह पर प्लेस की, बाकी एज इट इज। तो ये देखें 2x2 इधर रखा, ये दोनों टर्म्स उधर चली जाएंगी, ये 6 है, ये 3 इधर जाके -3, 6 -3, और ये 1/4 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -1/4 डेल्टा। तो 2x2 इक्वल टू दिस वन, और ये 3 हो जाएगा, ये -1/4, और ये 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, मींस ये 3 से नीचे 3/2, और ये 1/2 के साथ और 2 आ जाएगा 1/8। तो आपने देखा मैंने 24 में थोड़ी सी अमाउंट डेल्टा M1 रिसोर्स की ऐड की, इंक्रीज की, तो मेरा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकला, ऑप्टिमल सोल्यूशन तो पहले हमें मिल चुका था, उसी के साथ ही हम कर रहे हैं कि उसका पहले 3 टन्स था, अब इतना, इस थोड़ी सी इंक्रीज के बाद इतना आपका एक्सटीरियर पेंट बनेगा, ये आपको पता चल चुका है, और इंटीरियर पेंट थोड़ा सा कम बनेगा। तो M1 रिसोर्स इंक्रीज करने में X1 इंक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में पुट करके हम प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट में क्या चेंज आए। तो प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। ये X1 आप देख चुके हो, थोड़ा सा M1 रिसोर्स इंक्रीज की हुई है, तो X1 आपका ये बना, और X2 ये बनना चाहिए, और C आपका है 5x1 प्लस 4x2, इसके अंदर x1 की वैल्यू पुट की 5, ये x1, 4 ये x2, ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करें, इससे मल्टीप्लाई किया 15, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 5/4 डेल्टा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 इसको क्रॉस कर देगा 2, और ये 3 6, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होके, ये 4 और 8 क्रॉस होके 1/2 हो जाएगी, तो ये आपके पास आ गया। और इसमें ये 6 और 15 ऐड हो गए 21 हो जाएंगे, ये वही प्रॉफिट है आपका एक्चुअल जो पहले हो रहा था 21, और इन डेल्टा को डेल्टा से माइनस करें, ये देखिए 3/4 आएगा, तो आपके पास Z आ गया 24 प्लस 3/4 डेल्टा। तो आपका इतना प्रॉफिट इतना इंक्रीज हो रहा है। आपने अगर M1 को इंक्रीज नहीं करते, 24 का प्लान था, 24 अवेलेबिलिटी थी, ये देखिए प्रीवियस प्लान, तो डेल्टा आपका 0, तो 0 के साथ आपको प्रॉफिट मिल रहा है Z इक्वल टू 21, और अगर आप स्लाइड सी M1 रिसोर्स इंक्रीज करते हो तो आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है 21 प्लस ये इतना इंक्रीज हो रहा है 3/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। बताइएगा यहां तक चीज क्लियर हुई? यस सर। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो मुझे अभी डेल्टा की अमाउंट का नहीं पता कितने हैं, मैंने स्लाइड से इंक्रीज की थी, तो मैं देख भी सकता हूं अगर मैं डेल्टा जो कि अमाउंट ऑफ M1 मटेरियल है, अगर मैं इसको 1 टन कर दूं, इसको 1 ले लूं, तो कितनी प्रॉफिट में इंक्रीज हो रही है? अगर मैं ये अमाउंट ऑफ M1 है जो मैंने स्लाइड से इंक्रीज की थी, तो अब मैं इसको 1 2 3 कोई भी लेके देख सकता हूं प्रॉफिट कितनी इंक्रीज। तो मैं अभी लेता हूं कि अगर मैं मार्केट से यूनिट वर्थ देखना चाह रहा हूं, तो मैं M1 का 1 टन अगर मार्केट से उठाता हूं, मीन मैं अपने मॉडल में कितनी इंक्रीज की, ये 24 था, मैंने इसमें 1 टन ऐड कर दिया M1, यानी 24 प्लस 1 25 टन हो जाएगा। तो ये जो 1 ऐड किया ये डेल्टा है, तो वो 1 इधर में देखूंगा तो प्रॉफिट कितना, ये तो अवेलेबिलिटी 25 टन हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट में डॉलर में कितनी इंक्रीज होगी? डेल्टा की जगह 1 लिखें, 3/4 इंटू 1, 3/4 क्या होता है फ्रैक्शंस में? 0.75, ऐसी है ना? तो आप कह सकते हो मैं अगर 1 टन M1 इंक्रीज करके, आपने देखा आपने अभी भी पेपर पे है, अभी आप प्लान ना तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई ना अभी परचेसिंग की है, मैन्युफैक्चरिंग वो जो प्रॉफिट प्लान है वो भी बन चुका, और आपको पेपर के ऊपर प्रॉफिट और एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट की अमाउंट का पता चल चुका है कि इतना प्लान में इतना एक्सटीरियर पेंट बनेगा, इतना इंटीरियर बनेगा, और प्रॉफिट ये होगा, ये प्लान बन चुका है। अब आप उसी पेपर प्लान के ऊपर वर्क करके आपकी जो चीजें आपने खरीदने जाने हैं,
उनकी कैलकुलेशन करने लगे हो। और अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर मैं M1 मेरे जो प्लान बना हुआ है जिसका सिंपलेक्स मेथड से सोल्यूशन भी ले लिया, आपने उसी प्लान के अंदर जिसमें 21,000 प्रॉफिट मिल रहा है, उसी के अंदर मॉडल के अंदर आपने M1 की एक यूनिट, जो फॉर्मूला निकला है ये जनरल है, डेल्टा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डेल्टा से हम ये देख सकते हैं कि अगर डेल्टा को 1 ले लें, मीन M1 में एक यूनिट M1 अगर अपने मॉडल में, अगर अपने पूरे प्लान के अंदर शामिल करूं, तो मेरा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है? मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 21 प्लस ये इंक्रीज है, ये है 0.75, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, 1 का थोड़ा पॉइंट, यानी इसको कहेंगे 3/4 कहेंगे ना, इतना प्रॉफिट डॉलर इंक्रीज हो रहा है। तो आप जरा गौर कीजिएगा इसको, 3/4 मैंने इस प्लान को डुअल कन्वर्ट करके, डुअल को सॉल्व करके उसका ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी नजर आ रहा है आपको। आप बता सकते हैं ये 3/4 वही नहीं है जो इधर आ रहा है? नोट कीजिएगा, 3/4 पता चला? जी सर। तो ये आपका एक्चुअली यही आना चाहिए, इधर वैल्यू कौन सी आनी चाहिए? जो डुअल का जो फर्स्ट रिसोर्स है जिसके साथ एसोसिएटेड है Y1, तो आप इसके अंदर ऐड करके ये जो कैलकुलेशन की है, तो ये जो वैल्यू मल्टीप्लायर आया है, इसको मल्टीप्लायर ही कहा था ना मैंने, तो देखें वही वर्ड यूज कर रहा हूं। ये जो मल्टीप्लायर इधर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ये मल्टीप्लायर डुअल वेरिएबल की वैल्यू है, और इसको दूसरी सेंस में क्या कहेंगे, ये यूनिट वर्थ ऑफ रिसोर्स M1 है, इसको मैं क्या कहूंगा, शैडो प्राइस ऑफ M1 रिसोर्स। इधर हम इसको क्या कहेंगे? अब देखें, मुझे X1 पता है, अमाउंट इन टन्स ऑफ मटेरियल ऑफ एक्सटीरियर पेंट। X2 का क्या पता है? अमाउंट इन टन्स ऑफ इंटीरियर पेंट। देखें डुअल वेरिएबल में क्या आएगा, ये क्या है, शैडो प्राइस ऑफ रिसोर्स M1। ये क्या बनेगी, शैडो प्राइस ऑफ रिसोर्स M2। ये मार्केट डिमांड्स हैं, इनको अभी हम डिस्कस नहीं करते, कम से कम हमें डुअल वेरिएबल्स का पता चल गया कि दीज आर शैडो प्राइसेस ऑफ द रिसोर्सेज। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। ये मैंने क्वेश्चन फाइनल जो प्रीवियस सेमेस्टर में ये मैंने क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, मैं अपनी तरफ से समझ रहा था, मैंने उनको बहुत अच्छा पढ़ाया और उनका रिस्पांस भी एक्सीलेंट था, यानी मुझे बहुत मजा आया उन स्टूडेंट्स को पढ़ा के भी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, एक या दो स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने सही नहीं किया था। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मे भी आ जाए। तो लेक्चर अवेलेबल है, सब कुछ है, वीडियोस अवेलेबल है, घर बैठे हैं, घर पे बैठ के प्रॉब्लम ओपन बुक कर रहे हैं, और तकरीबन वो स्टूडेंट्स थे टोटल 3 सेक्शन थे, 150 के करीब स्टूडेंट्स थे, 130 राउंड अबाउट 130 स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट्स इसका सही आंसर कर रहे हैं, तो बाकी क्या कौन लोग हैं? सारे लोग हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात, आपको इसलिए मैंने मोटिवेट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये बहुत, मैंने हैप्पी एंडिंग का नाम ही इसलिए दिया हुआ है कि आपको हर चीज का पता चलेगा, कम से कम लीनियर प्रोग्रामिंग को हम कवर कर चुके होंगे BS लेवल पे, जितना हम कर सकते हैं, जितना कर चुके हैं, जितना हमारे बस में था। तो अभी ये आपको पता चल गया, शैडो प्राइस Y1 इक्वल टू 0.75, ये है यूनिट वर्थ ऑफ द रिसोर्स M1। तो यूनिट, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, कुछ बुक्स में इसको यूनिट वर्थ कहते हैं, कुछ यानी रिसोर्स की यूनिट वर्थ कह रहे हैं, कुछ बुक्स में इसको शैडो प्राइसेस कहते हैं। तो डिफरेंट नेम्स डिफरेंट बुक्स में आपको मिलेंगे। अब ये Y2 को देखते हैं कि ये कैसे पता चलता है। M2 दूसरी रिसोर्स है, इसमें थोड़ी सी एडिशन, जैसे इसमें से कुछ डेल्टा ऐड किया तो हमें ये शैडो प्राइस मिल गई, इसी तरह हम इसमें डेल्टा ऐड करते हैं सेकंड में। तो ये देखिएगा, ये मैंने सेकंड कंस्ट्रेंट ली, इसको इक्वल में कन्वर्ट कर दें, और मैंने डेल्टा अमाउंट इसमें उसी तरह ऐड की,
और ऐड करने के बाद ये तो पहले वाली है, सॉरी, ये आपने दूसरी कंस्ट्रेंट ली, इक्वल करके कुछ डेल्टा ऐड किया और इसको सॉल्व कर रहे हैं पहली कंस्ट्रेंट के साथ, पहली रिसोर्स के साथ। तो पहली कंस्ट्रेंट के साथ इसको जब सॉल्व किया तो हमने क्रॉस करना है एक वेरिएबल। ये मैंने जो ये वाली इक्वेशन है इसको ऊपर लिख दिया सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको ऊपर लिख दिया, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे क्रॉस करके ये बनाना है। तो 2x1 4x2 इधर 12 हो जाएगा और ये 2, तो 2 इससे डिवाइड किया लेफ्ट साइड को, 2 राइट हैंड साइड, 12 प्लस 2 डेल्टा। ये आपके पास सेकंड आ गई। सब्ट्रैक्ट करने हैं, इधर साइन चेंज कर दे, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा और ये साइन चेंज होगा। 6 - 2 4x1, ये क्रॉस हो गया। 24 - 12 12, ये माइनस नीचे था इसलिए साइन चेंज हुआ, -2 डेल्टा। आप 4 को इधर ले जाएं, इससे डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, ये देखिएगा, और 2 से 4 डिवाइड, दोनों पे 4 डिवाइड होगा तो ये 1/2। तो आपका अगर आप M2 रिसोर्स स्लाइड से इंक्रीज करते हैं डेल्टा अमाउंट, तो आपका X1 जो एक्सटीरियर पेंट बनेगा एक्सटीरियर पेंट, वो पहले से कम बनेगा। यानी आप वो प्लान ये दे रहा है अगर ऑप्टिमल आंसर लेना है तो ये इसको इतना कम बनाना पड़ेगा, ये मतलब होता है इसका। तो X1 ये है, इसी X1 को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें और आपको X2 निकल आएगा। तो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं 6x1 ये वाली वैल्यू, ये बाकी सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 18, 6 इससे मल्टीप्लाई किया, 2 उससे कट जाएगा 3 डेल्टा प्लस 4x2 बाकी सेम। और अब आपने ये 18 इधर ले जाने, डेल्टा भी इधर ले जाने, तो आपके पास आ जाएगा 4x2। स्टेप बाय स्टेप किया मैंने। तो ये 24 - 18 प्लस 3 डेल्टा, ये -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x2 = 6 प्लस 3 डेल्टा। और x2 चाहिए, 4 इससे भी डिवाइड कर दे, इससे भी डिवाइड, तो x2 आपका आ जाएगा 6/4। आई थिंक ये आ जाएगा 3/2 प्लस 3/4 डेल्टा। ये x1 है, ये x2 है। मींस अगर आप M2 में स्लाइड सी एडिशन करते हैं, M2 थोड़ा सा मटेरियल इंक्रीज करके देखना चाह रहे हैं कि M2 को इंक्रीज करने में प्रॉफिट में कितनी चेंज आएगी, ताकि हमें इसकी यूनिट वर्थ का पता चल जाए। तो मैंने जब ऐड किया तो पता चला X1 जो एक्सटीरियर पेंट है वो इतना कम बनेगा और इंटीरियर पेंट इतना ज्यादा बनेगा। इन दोनों को Z में पुट करके प्रॉफिट की भी चेंज देखते हैं। ये X1 X2 M2 रिसोर्स की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में X1 की जगह पे ये प्लेस कर दें और X2 की जगह पे ये 15, 5 इसके साथ 5/2 डेल्टा, 4 इसके साथ ये क्रॉस हो जाएगा 6, 3/4 4 क्रॉस हो जाएगा 3 डेल्टा। सिंप्लीफाई करें, ये 15 और 6 21। देखिए एक माइंड में रखें जो स्टूडेंट्स प्रीवियस सेमेस्टर के जिन्होंने गलती की थी, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो आपके पास ये सी डेल्टा के अलावा जो इधर अमाउंट है ये पुराने वाली आनी चाहिए। 21 ऑप्टिमल वैल्यू थी वो रिसोर्स ऐड करने से पहले, तो वो आएगी तो पता चलेगा कितनी रेज हुई है आपकी। तो माइंड में रखिएगा ये 21 आना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आ गया 21 + 1/2 डेल्टा। इतनी इंक्रीज हो रही है। अगर आप डेल्टा अमाउंट, डेल्टा भी अननोन अमाउंट है, M2 डेल्टा अगर ऐड करते हैं तो वो आएगी 0.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो यहां यूनिट निकाल सकते हैं। अगर मैं डेल्टा को 1 ले लूं तो कितनी आएगी, 1/2 इंक्रीज होगी, तो 1/2 डॉलर 0.5। ये चेक करें 1/2 इधर डुअल में, ये देखिए डुअल वेरिएबल की वैल्यू यही है। इट मींस यहां से ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन कितनी है इसकी M2 की, 1/2 डॉलर इंक्रीज होगा। तो आप कह सकते हो ये जो Y2 है ये M2 रिसोर्स है, इसमें अगर 1 टन ऐड करेंगे, 1 टन, तो 1/2 प्रॉफिट में इतनी रेस होगी। तो इसका मतलब है M2 की शैडो प्राइस आपने पेपर के ऊपर ही सॉल्व कर ली, आपको पता चल गया ये आपके लिए
कितनी वर्थ है इसकी? $0.5 और M1 रिसोर्स की $0.75। अब मार्केट में अगर आप परचेस करने जाएंगे, आपको उसकी वर्थ का पता है, दूसरे को नहीं पता। दूसरे को वो अपनी जिस प्राइस पे लेके आया थोड़ा सा उस पे मार्जिन रख के प्रॉफिट देके आपको दे देगा। अगर वो ज्यादा मार्जिन ले रहा है तो आपको वो 0.75 से ऊपर प्राइस देगा, आप उसको नहीं उठाओगे, क्योंकि आपने तो अभी प्लान बनाना है। आप उस प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं करोगे जिसमें इस तरह की रिसोर्स आपको महंगी मिल रही हो, और आप तो प्लान ही नहीं करोगे दूसरा, या फिर आप किसी और मार्केट में और बंदे से वो M1 रिसोर्स या M2 रिसोर्स खरीदने की कोशिश करोगे। तो आप मार्केट से 0.75 तक अगर आपको मिलेगी तो ठीक है, कम मिल जाए अच्छी बात है, ज्यादा मिले नहीं लेनी। वही प्राइस 0.75 पे मिले फिर भी उठा लोगे, क्योंकि आपके प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आपको जितना प्रॉफिट में वो कंट्रीब्यूशन है आपकी उसी वर्थ पे आप उठा रहे हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो आप मार्केट में जाते हुए पहले से ही आपको रिसोर्सेज की, अपनी रिसोर्सेज की यूनिट वर्थ का पता होगा। जी ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताइएगा। जी सर, हो गया। तो अभी देखिएगा, थोड़ी सी और एक और एंगल से हम देखते हैं इसको। हमने स्लैक वेरिएबल्स का आंसर करना है, फिर हम कहेंगे आज हमारी एक ऑपरेशन रिसर्च की हैप्पी एंडिंग होगी। वो मैं हैप्पी एंडिंग कहता हूं, आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक ऑपरेशन रिसर्च का अगर एनालिस्ट हूं, मुझे ये सारी चीजों का पता है, तो मैं समझता हूं कि मैं इसका अपने आप को मैं समझना चाहिए कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज के। तो इसलिए आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई चीज मॉडल कर रहे हो तो आपको डुअल के भी हर चीज का पता होना चाहिए। जी अब आते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं जहां से मैंने ये बताना है कि ये जो स्लैक वेरिएबल्स हैं इसके प्राइमल के, उनका भी ताल्लुक है इन डुअल वेरिएबल्स के साथ। क्यों? आप पता है y1 को कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती है? y1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते थे? U1। U1। इट मींस इनका आपस में रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप जरा देखना है कि उसका क्या मतलब है। जरा उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जल्दी से उसको वाइंड अप करूंगा। ये मैंने एक और एग्जांपल ली, ठीक है। इस एग्जांपल में अब मेरी y1 1 है, y2 1 है और y3 0 है। मींस अगर ये 3 रिसोर्सेज है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, वो एग्जांपल इसलिए छोड़ी उसमें कुछ मार्केट डिमांड्स थी, हमने तीनों रिसोर्सेज वाली एक एग्जांपल ले ली। आप बताएंगे अगर ये M1 रिसोर्स है, ये M2 है, ये M3 है, ये y1 इक्वल टू 1 मींस शेडो प्राइस ऑफ M1। शेडो प्राइस मींस $1 आपकी शेडो प्राइस है M1 की, $1 आपकी शेडो प्राइस है M2 की, और ये शेडो प्राइस क्या है? 0। इसका क्या मतलब बनेगा आपका? देखिए डिसीजन वेरिएबल्स जो डुअल के 0 भी आते हैं, आपने देखा होगा। अभी भी जो पिछले प्रॉब्लम है उसमें जो है ना मार्केट डिमांड्स, उनके डुअल वेरिएबल 0 थे। अगर ये वेरिएबल 0 आ जाएगा, इसकी भी अपनी एक मीनिंग है। इसकी मीनिंग है कि इस रिसोर्स की शेडो प्राइस 0 है। अब मुझे ये बताएं, मैंने ये रिसोर्स अगर मैंने खरीदनी है तो मुझे पता है $1, इससे ज्यादा नहीं मैंने देना। ये रिसोर्स मुझे पता है $1 से मैंने ज्यादा नहीं देना, और इसका क्या मतलब है? मैंने $0 से ज्यादा नहीं देना। मींस क्या मतलब बनता है? मतलब ये बनता है अगर कोई मुझे फ्री में भी देगा तो मैंने नहीं लेनी, यही मतलब बनेगा ना? बताइएगा। जी सर। तो अब अभी देखें ये क्या चीज बता रही है, जरा गौर कीजिएगा। मैं इधर स्लैक वेरिएबल्स पे भी आऊंगा। मैंने उसी तरह ये सारा सॉल्व किया, आप देख सकते हो वो सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं इसको ना रेडी मिक्स के ऊपर लेके आता हूँ। मैं सिर्फ दिखाना था कि ये जो शेडो प्राइस है 0 भी हो सकती है, जो कि रेडी मिक्स में हमें रिसोर्सेज में नहीं मिली, इसलिए मैं दूसरी एग्जांपल में जाके आपको बताया। अब जरा आ जाते हैं वापस इस पे।
आप देख सकते हो कि x1 आपका है 3, x2 3/2। जरा इसको सारा मल्टीप्लाई करके देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? 24। और जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था तो प्लस u1 इक्वल करके ये 24 था। तो हमने u1 इसलिए लिखा था कि ऑप्टिमल लेवल पे जो x1 और x2 की वैल्यूज आएंगी वो इधर प्लेस करके देखेंगे कि ये अवेलेबिलिटी सारी कंज्यूम हुई है या कुछ बच भी गया है। तो जरा बताइएगा, u1 असल में अनयूज्ड अमाउंट है m1 की। तो अब आप देखें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी होगी? 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 4 मल्टीप्लाई 3 12, सॉरी कितनी? 18 प्लस 4 इंटू 6, हाँ ये 3/2 अगर ले 2 इससे कट जाएगा, 2 इंटू 3 6, 18 प्लस 6 कितने हो गए टोटल? 24. 24। इट मींस जो मैंने इधर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी नहीं है, अगर ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, तो ये जो u1 है कितना होगा? 0। और आपने देखा u1 जब ऑप्टिमल लेवल पे देखा तो u1 0 था। इट मींस ये जो u1 0 है, इसका मतलब है मेरी m1 रिसोर्स, मेरा जो प्लान है सारी की सारी कंज्यूम होगी। ये मतलब है उसका, सारी की सारी क्या होगी? कंज्यूम हो जाएगी। u2 देखिए, u2 भी ऑप्टिमल आंसर में 0 मिल रहा है। इट मींस 3 प्लस ये 3/2, 2 2 से कट जाएगा, 3 प्लस 3, बताएं m2 भी सारी कंज्यूम हो रही है या नहीं? जी, m2 भी सारी कंज्यूम हो रही है। अब जरा एक थोड़ी देर के लिए देखें, ये इस आंसर को छोड़ दें, फर्ज करें u1 इधर 2 आता है, x1 और x2 की ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें u1 2 है, तो u1 2 के साथ ये ऐड करके तो ये इक्वालिटी मेंटेन होती है। तो मुझे बताएं, u1 2 है, कितनी अमाउंट कंज्यूम हो रही है आपके पूरे प्लान के अंदर? जी जल्दी आंसर करें। 26. नो, ये इक्वालिटी तो मेंटेन रखनी है ना, इक्वालिटी इक्वालिटी होती है। तो 2 u1 आ रही है, 21. 22 होगी। Okay. ये ऐसा सोल्यूशन होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये आ जाए, ये 22 कंज्यूम हो रही है प्लस 2 करके ये 24, तो आपको फाइनल जो सोल्यूशन मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा कि x1 और x2 की वो वैल्यूज होंगी जो इनका टोटल बनेगा, जितना भी बने। मैंने अभी 22 लिया, फर्ज किया और कोई टोटल बनता है, फर्ज कर लेते हैं उसका टोटल बनता है 20। x1 और x2 जो भी आपको ऑप्टिमल वैल्यूज आई, सपोज किया कि उसका ये आंसर बन रहा है 20, तो आपकी अनयूज्ड कितनी बच जाएगी? m1 रिसोर्स। यूज हुआ है, इक्वालिटी से नहीं पता चल रहा, 24 अवेलेबल है, और बच जाएगी। सॉरी कितना? 4. 4 आपने बच जाएगा। अब आप देखें, जब 4 है बच जाएगा, u1 4 हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती है? u1 अगर बेसिक है तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? 0. 0 मींस इस रिसोर्स की शैडो प्राइस क्या होगी? शैडो प्राइस सर क्या होगी? दोबारा बता दें, ये कंफ्यूजिंग है ये। मैंने अज्यूम कर लिया ये 20 आ रहा है, तो u1 इसमें कैलकुलेट हो रहा है 4, तो 4 है नॉन बेसिक। तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम मैं कह रहा हूं, मैंने अज्यूम किया सिर्फ बताने के लिए, इसकी शैडो प्राइस y1 जो ऑप्टिमल लेवल पे ये आएगी, इधर 0 आएगी, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो आपका, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कहती है अगर ये प्राइमल स्लैक नॉन बेसिक है, सॉरी बेसिक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा?
नॉन बेसिक। तो आपकी U1 4 है, Y1 क्या है? 0. 0। इट मींस U1 क्या चीज है? U1 है अनयूज्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल M1। एम आई राइट? Yes, sir. अब आप देखिए उसकी शेडो प्राइस 0 क्यों हुई? शेडो प्राइस ये हुई है कि अगर आपको एडिशनल अमाउंट चाहिए, एक एंगल था कि मैं शुरू में प्लान कर रहा था मुझे रिसोर्सेज कितनी लेनी चाहिए। अब इस एंगल से देखें, मैंने प्लान कर लिया और प्लान के बाद मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूं कि मैं रिसोर्स को थोड़ा सा बढ़ा के देखना चाह रहा हूं, मुझे और एडिशनल रिसोर्स चाहिए M1, तो मैं अपना प्लान चेंज करने लगा हूं। ये प्लान मैं पेपर पे सॉल्व कर चुका हूं। एडिशनल या कहने के मैं प्लान करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, ये इस बात पे आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, आपको प्लान चेंज करना है कि आप M1 को थोड़ा सा ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकती है। अब ऐड करने के लिए परचेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्लान तो चल रहा है 24 पे, तो आपको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए आपको परचेस करनी पड़ेगी। आपने जब उसकी शेडो प्राइस देखी वो आई 0, आपको पता क्या मैसेज मिल रहा है? मैसेज ये मिल रहा है ये तो प्लान के अंदर जो यूज हो रही है 24 में 20 हो रही है, 4 अनयूज्ड है, तो आपके पास वो रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ये इंडिकेशन है यहाँ पे। बताइएगा इस पॉइंट की समझ आई कि आपके डेली प्लान में 24 टन्स जो थे M1 के, उसमें 20 टन्स यूज हो रहे, 4 टन्स अनयूज्ड है। तो अनयूज्ड अगर पड़ी हो आपके पास तो कोई बेवकूफ ही होगा जो मार्केट से एडिशनली और खरीदने जाएगा। तो शेडो प्राइस 0 का मतलब है कि आपके पास वो रिसोर्स ऑलरेडी अनयूज्ड उस प्लान के अंदर यूज नहीं हो रही, और प्रॉफिट आपको मैक्सिमम मिल रहा है, उतनी ही अनयूज्ड के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो अनयूज्ड आपके पास अवेलेबल है, आप उस अनयूज्ड को ही एडिशनल के तौर पे यूज कर सकते हैं। जी, पॉइंट फॉलो किया? फिर जब शेडो प्राइस 0 होगी फिर हमें मतलब उस रिसोर्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रिसोर्स को क्या? मतलब जब शेडो प्राइस 0 होगी तो रिसोर्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, पूरे प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया, मार्केट से वो चीज तो पहली दफा तो खरीदनी पड़ेगी ना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आपने पहली दफा खरीद ली जो प्राइस आपको मिल रही थी। अब आपने अपने एडिशनल प्लान में कि अगर देखिए डेली वो एक्सटीरियर पेंट बन रहा है, इंटीरियर पेंट बन रहा है, और मेरे पास डेली 24 टन्स M1 है, लेकिन मेरे मॉडल में जो ऑप्टिमल आंसर मिल रहा है उसमें हर रोज 4 टन्स M1 के बच जाते हैं। ये प्लान है, और मैं अब एडिशनल रिसोर्स खरीदना चाह रहा हूं, उसकी बात हो रही है कि जब मैं खरीदना चाह रहा हूं तो उसकी शेडो प्राइस, क्योंकि ये U1 अगर 4 है तो उसकी शेडो प्राइस करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल नॉन बेसिक होगा, 0 होगा। तो मुझे 0 ने यानी डुअल वेरिएबल 0 ने इंडिकेट कर दिया अगर ये मुझे एडिशनल रिसोर्स चाहिए तो मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं, मेरे अपने ही वेयर हाउस में ये गोदाम में पड़ी हुई है, ऐसे कहने। फॉलो किया पॉइंट को? जी सर। तो ये दूसरे स्टूडेंट्स भी बताएं जी, इनको इस पॉइंट की समझ आई? कोई और स्टूडेंट भी माइक ऑन करके बताए। लेकिन सर ये जो आपने मतलब जो दूसरी एग्जांपल ली थी उसमें जो शेडो प्राइस 0 आ रही थी, आपने कहा था कि हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, तो हम जब सॉल्यूशन पे कैलकुलेशन पे आएंगे तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं बात नहीं समझा, शुरू में तो हमने सॉल्व कर लिया। जी सर। मैं दिखाता हूँ, ये वाला प्रॉब्लम था, प्राइमल को सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन, और डुअल को सॉल्व किया तो ये सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है x1 जो भी चीज है इतनी प्रोड्यूस होगी, x2 इतनी होगी। ये जो U3 है ये पता किसकी है? U3 जरा नोट करें, U3 है इसका सिलेक्ट वेरिएबल, थर्ड रिसोर्स का। तो कहने का मतलब है U3 अगर 6 है तो Y3 क्या होगा? 0। इट मींस इसकी शेडो प्राइस जो ये रिसोर्स है M3,
इसकी Okay. शेडो प्राइस 0 है, मींस आपने सॉल्व किया, आपके पास प्लान है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डेली वर्क हो रहा है। एडिशनली अगर आपको प्लान चेंज करना है और रिसोर्स खरीदनी है, आपको M1 रिसोर्स अगर एडिशनल चाहिए, आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं मेरा प्रॉफिट कितना इंक्रीज होता है, आप ये तो टेस्ट कर सकते हो ना। तो आप उसके लिए ये कर रहे हो कि इसको अगर आप इंक्रीज करके देखो तो आपको ये पे करना पड़ेगा। तो आपकी जी इसकी सर। यूनिट वर्थ ये है, क्योंकि डुअल को जब सॉल्व किया हुआ है, ये डुअल ने आंसर दिया हुआ है ना आपको, जी जी ये सर, आ डुअल गई का समझ। ये डुअल का आंसर है। तो डुअल का आंसर आपको क्या हेल्प कर रहा है, ये डिबेट हो रही है। तो आप एडिशनल सोर्स M1 अगर लेना चाह रहे हो तो $1 में आपको मिलेगी, क्योंकि उसका आपके प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूशन $1 का है। आपको इससे कम मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ज्यादा मिलेगी आप नहीं लोगे, 1 पे तो ले लोगे। दूसरी M1 रिसोर्स अगर आप थोड़ी सी ऐड करते हो तो आपको $1 एडिशनल कंट्रीब्यूशन है इसकी, आप लेने जाओगे कम मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्यादा मिलेगी छोड़ दोगे, अदरवाइज इसी प्राइस पे तो ले लोगे। M3 इसकी इसकी मीनिंग ये है कि ये अगर आपको एडिशनल सोर्स चाहिए तो आप इसकी जो यूनिट वर्थ है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि आपको मार्केट से ले लेनी चाहिए, ये इधर ही बची हुई है, क्योंकि इधर का U3 ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो प्राइमल का है वो 6 है। तो इसका मतलब ये अनयूज ठीक है पड़ी सर। हुई है, यानी आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है मॉडल कि आपके पास ये एडिशनल रिसोर्स लेने की जरूरत नहीं है, इसकी डुअल प्राइस 0 है, शेडो प्राइस 0 है, मींस आपके पास अवेलेबल है, वो रोजाना बच रही है। ओके सर। ये फॉलो किया पॉइंट को? तो यस सर। ये था आपका, आपको इस एंगल से भी आपको देखना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम को कि आप अपनी रिसोर्सेस को उनकी यूनिट वर्थ देख सकते हो। तो आज का लेक्चर मेरा ये था, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डुअल वेरिएबल, डुअल प्रॉब्लम। तो कितना आपके डुअल वेरिएबल्स है, क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज हमने शेडो प्राइसेस पे बात की। आपकी हर रिसोर्स की एक शेडो प्राइस होती है, यूनिट वर्थ होती है, ये वर्थ है, प्राइस नहीं है। प्राइस वो है जो मार्केट, जो वो सेल कर रहा है, आप जिससे खरीदने जा रहे हैं उसके लिए वो प्राइस है, आपके लिए वो उसकी यूनिट यानी उसकी शेडो प्राइस है। यानी आप अक्सर देखते होते हैं, मैं कई दफा मार्केट जा रहा हूं अब कोई चीज लेने के लिए, मेरे लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लिए हर बंदे के लिए उसकी वर्थ डिफरेंट होती है। तो वो जब उसको खरीदता है, खरीदने के लिए जाना चाहिए, जो उसकी वर्थ उसके माइंड में है उस वर्थ से अगर नीचे आए लेकिन मार्केट से वो ज्यादा प्राइस ले रहा है तो वो बंदा पे कर देता है। क्यों पे करता है? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे लिए, तो ये मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है इसको। मैं एक छोटी सी